महापर्व। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में, इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। इजरायली सेना की रफा में बड़ी कार्रवाई, कम से कम 45 नागरिकों की मौत। आईडीएफ का दावा, हमास के आतंकियों को निशाना बनाकर किया गया हमला, आग लगने के कारण हुई होगी नागरिकों की मौत। ईयू समेत कई देशों ने तुरंत हमला बंद करने का किया आग्रह। ताइवान के निकट चीन के सैन्य अभ्यास के बाद ताइपे पहुंचा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। राष्ट्रपति लाई चिंगते से की मुलाकात, कहा अमेरिका ताइवान की सेना को समर्थन करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध। चीन की चेतावनी, कहा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करे अमेरिका। खार्किव में तेज होते संघर्ष के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहुंचे स्पेन। द्विपक्षीय रक्षा समझौते पर किए हस्ताक्षर। स्पेन ने 1 बिलियन यूरो की सैन्य सहायता मुहैया कराने का किया भरोसा। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस ने सिर्फ मई में यूक्रेन पर गिराए 3200 बम। पापुआ न्यू गिनी में लगातार बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा। भूस्खलन से मलबे में दबकर 2000 से अधिक लोगों की मौत की आशंका। दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से मदद पहुंचने में हो रही है देरी। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने नई शुरुआत का जताया संकल्प। 3 देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने का किया आह्वान। उत्तर कोरिया की प्रस्तावित सैटेलाइट लॉन्चिंग को दक्षिण कोरिया ने बताया अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। और सुर्खियों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात एशिया का आईना के जरिए नजर डालेंगे एशियाई देशों से जुड़ी खबरों पर। इजरायल हमास संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली सेना हमास पर लगातार हमलावर है। दक्षिणी गाजा के रफा में आईडीएफ ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। साथ ही आईडीएफ ने हमास के 2 बड़े कमांडर्स को मारने का भी दावा किया है। इस हमले में 45 नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। ऐसी स्थिति में अब इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता के किसी भी तरह के समझौते और संघर्ष विराम पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इजरायली सेना का गाजा में हमास के खिलाफ अभियान जारी है। दक्षिण गाजा के रफाह में आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। आईडीएफ ने आतंकी संगठन हमास के रफाह स्थित परिसर को निशाना बनाकर किए गए हमले में संगठन के 2 बड़े कमांडरों को मार गिराने का दावा किया है। इस हमले में कम से कम 45 नागरिकों के भी मारे जाने की बात कही जा रही है। रविवार रात को ताल अस-सुल्तान के क्षेत्र के घटनास्थल के वीडियो में एक बड़ा विस्फोट और भीषण आग जलती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल ने कहा है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि आतंकियों को निशाना बनाकर किए गए हमले में आग भड़क उठी, जिसकी चपेट में आम नागरिक भी आ गए। आईडीएफ ने बताया कि हमला सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया। घटना की समीक्षा की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार हमले के बाद आग लग गई, जिससे प्रतीत होता है कि नागरिकों की जान चली गई। नागरिकों की मौत बेहद दुखद है, लेकिन इस युद्ध को हमास ने शुरू किया है और वो यही चाहता है। इस हमले से कुछ देर पहले हमास ने तेल अवीव पर 8 रॉकेट दागे, जिनमें से अधिकतर को विफल कर दिया गया। जनवरी के बाद से इजराइल की तरफ लंबी दूरी की मिसाइल का हमास की तरफ से पहली बार इस्तेमाल किया गया। इजराइल द्वारा रफा में किए जा रहे हमले की कई देशों ने कड़ी निंदा की है। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख ने रफाह में इजराइल को अपने सैन्य को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को तुरंत लागू करने की मांग की है।
यह वास्तव में एक दुविधा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को कैसे कार्यान्वयन योग्य बना सकता है और लागू कर सकता है। उधर मिस्र ने रफाह में गोलीबारी के दौरान अपने एक सैनिक के मारे जाने की बात कही है। इस बीच कतर के विदेश मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की है कि बमबारी से चल रहे मध्यस्थता प्रयास जटिल हो जाएंगे और तत्काल और स्थायी युद्ध विराम के लिए समझौते तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न होगी। बता दें कि कतर अमेरिका और मिस्र के साथ तबाह गजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच एक संघर्ष विराम समझौते को सुरक्षित करने के उद्देश्य से महीनों से बातचीत में लगा हुआ है, लेकिन इस महीने की शुरुआत में पर्दे के पीछे की बातचीत गतिरोध पर पहुंच गई क्योंकि इजराइल ने रफा में जमीनी सेना भेज दी। चीनी सेना का ताइवान की सीमा के पास चल रहा सैन्य अभ्यास समाप्त हो गया है, लेकिन चीन और ताइवान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ताइवान ने दावा किया कि उसने 21 चीनी लड़ाकू विमान और 11 जहाजों को अपने द्वीप के पास देखा है। इस बीच अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते से मिलने ताइवान दौरे पर है। चीन ने अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ताइवान के मामलों से दूर रहे। चीनी सेना का ताइवान के इर्द गिर्द चला 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है, लेकिन क्षेत्र में तनाव कम नहीं हो रहा है। सोमवार को एक वीडियो जारी किया गया जिसमें युद्ध अभ्यास के दौरान चीनी युद्धपोतों को ताइवान के नौसैनिक जहाजों के करीब घूमते हुए देखा जा सकता है। इसी वीडियो में ताइवान के भीतर लक्ष्यों पर एक नकली हमले का कंप्यूटर एनिमेशन भी दिखाया गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को पिछले 24 घंटे के दौरान 21 चीनी लड़ाकू विमान और 11 जहाज को द्वीप के करीब देखे जाने का दावा किया। बाद में चीन ने नानजी द्वीप के पश्चिम में सैन्य अभ्यास की बात को बोली। ताइवान ने नानजी द्वीप को 1995 में ही खाली कर दिया था। दोनों देशों के तनाव के बीच अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल नए राष्ट्रपति लाई चिन-ते से मिलने ताइवान पहुंचा। इसमें विदेश मामलों की समिति के रिपब्लिकन अध्यक्ष माइकल मैकॉल भी मौजूद हैं। माइकल मैकॉल ने कहा कि पिछले हफ्ते चीन द्वारा किए गए सैन्य अभ्यास से साफ हो गया है कि उसे क्षेत्र की शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन जो बार बार ताइवान को धमकी दे रहा है, इससे निपटने के लिए द्वीप की निवारक क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ताइवान ने हथियारों की खेप के जो ऑर्डर दिए हैं वो जल्द ही पहुंचने वाला है। दरअसल ताइवान ने पिछले 2 वर्षों से स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों जैसे अमेरिकी हथियारों की डिलीवरी में देरी की शिकायत करता रहा है। अमेरिका एक विश्वसनीय भागीदार है और हमेशा रहेगा, और किसी भी तरह का दबाव या धमकी कांग्रेस की ताइवान की नियमित यात्राओं को धीमा या बंद नहीं कर सकती है। उधर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान ताइवान के राष्ट्रपति लाई ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने का भरोसा जताया। इसलिए भविष्य में मैं संसद के सुधार को बढ़ावा दूंगा, राष्ट्रीय रक्षा क्षमता को बढ़ाऊंगा और दुनिया को ताइवान के लोगों का अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प दिखाऊंगा। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे पर चीन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। चीन ने पिछले साल मैकॉल की ताइवान यात्रा और तत्कालीन राष्ट्रपति साई इंग से मुलाकात के बाद उन पर प्रतिबंध लगा दिए थे। चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ताइवान के मामलों से दूर रहे तो बेहतर रहेगा। चीन दृढ़ता से अमेरिका ताइवान सैन्य संबंधों और ताइवान को हथियार देने का विरोध करता है। अमेरिका ताइवान कार्ड खेलने के साथ चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करे। हाल के वर्षों में चीन ताइवान पर लगातार दबाव बना रहा है। विलियम लाई के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है जो 1949 में चीन से अलग हो गया था। ताइवान अपने आप को अलग देश मानता है जबकि चीन उसे अपना एक प्रांत कहता है। चीन लाई को अलगाववादी नेता मानता है। लाई ने पिछले हफ्ते सोमवार को पदभार संभालने के बाद चीन को चीन कहकर पुकारा। चीन को चीन कहकर उन्होंने बता दिया कि चीन और ताइवान दोनों अलग अलग देश हैं। उनके इस बयान के बाद चीन ने क्षेत्र में सैन्य अभ्यास शुरू किया।
चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की शीर्ष नेतृत्व के बीच एक अहम मुलाकात हुई है। इस बैठक में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री शामिल हुए। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुई इन नेताओं की बैठक को शिखर सम्मेलन कहा जा रहा है। इस बैठक में वैश्विक संकट के बीच व्यापार और सुरक्षा के मद्देनजर संबंध सुधारने पर जोर दिया गया। साथ ही अर्थव्यवस्था, विज्ञान, रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में साझा विकास के लिए साथ मिलकर काम करने पर सहमति बनी। वहीं तीनों देशों के लोगों के बीच संवाद और स्वास्थ्य से लेकर इन देशों में बूढ़ी हो रही आबादी पर भी चिंता व्यक्त की गई। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के नेता करीब 4 सालों में पहली बार त्रिपक्षीय वार्ता के लिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में मिले। इस बैठक के दौरान चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यू सुक येओल और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने व्यापार, सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के बाद तीनों देशों के नेताओं ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन को एक नई शुरुआत बताते हुए चीनी प्रधानमंत्री ने देशों से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने और व्यापार संरक्षणवाद के खिलाफ लड़ने का आग्रह किया। आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों को राजनीतिक दांव या सुरक्षा मुद्दों में बदलने और संरक्षणवाद को खारिज करने के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा पहुंचाने या रोकने का विरोध करने पर जोर दिया गया। उत्तर कोरिया द्वारा जासूसी सैटेलाइट छोड़ने के ऐलान ने बैठक में खलल डाला। तीनों देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त होने की वकालत की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने सैटेलाइट लॉन्च को यूएनएससी के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने की अपील की। हम मानते हैं कि उत्तर कोरिया का परमाणु मुक्त होना और कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति तीनों देशों के हितों से जुड़ा हुआ है। हम उत्तर कोरिया से इसे रद्द करने का आग्रह करते हैं। मैं चीन से यूएन के अस्थायी सदस्य होने के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद करता हूं, खासकर तब जब उत्तर कोरिया परमाणु मिसाइल का विकास कर रहा है और रूस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। शिखर बैठक में उत्तर कोरिया को लेकर तीनों देशों द्वारा अपनाए गए रुख पर प्योंगयांग ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उत्तर कोरिया ने संयुक्त बयान को अपनी संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा बताया। वहीं दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के ऐलान के बाद F-35 स्टील्थ फाइटर जेट सहित लगभग 20 विमानों के साथ अभ्यास कर रहा है। इसी के साथ बैठक के जरिए तीनों देश कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को बल मिल सके। दरअसल तीनों देश अपने बाजारों को एक दूसरे के लिए खोलने के लिए एक समझौते की स्थिति में आना चाहते हैं। बता दें कि इस FTA पर बातचीत का दौर 2012 से शुरू हुआ था और 2019 से इसे लेकर वार्ता रुकी हुई थी। हालांकि तीनों देशों के बीच फरवरी 2022 से पहला क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था। यह समझौता तीनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से शामिल करता है। इससे तीनों देशों के बीच व्यापार में लगने वाली टैरिफ की लागत, सीमा शुल्क कम होते हैं। दक्षिण कोरिया, चीन और जापान के नेताओं ने संयुक्त घोषणा जारी किया, जिसमें व्यापार से लेकर जलवायु परिवर्तन और तेजी से वृद्धि होते समाज समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया। इस त्रिपक्षीय बैठक से पहले देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। न्यू कैलेडोनिया में करीब 2 हफ्ते चले लंबे विरोध प्रदर्शनों के बाद अब पेरिस ने द्वीप प्रांत से आपातकाल हटाने का फैसला लिया है। लेकिन न्यू कैलेडोनिया का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2 जून तक व्यावसायिक उड़ानों के लिए बंद रहेगा। न्यू कैलेडोनिया में सेना की 7 अन्य मोबाइल इकाइयां भी तैनात की जाएंगी। बता दें कि फ्रांस द्वारा चुनाव में वोटिंग के नियमों में बदलाव किए जाने के बाद द्वीप में हिंसा भड़क गई। हिंसा में करीब 7 लोग मारे गए और हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया था। हिंसा को काबू में लाने के लिए 16 मई को आपातकाल लगाया गया था और 3000 सैन्य बलों की भी तैनाती की गई थी। चक्रवात रेमल से बांग्लादेश में कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की खबर है और लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को स्थानांतरित किया गया। तूफान बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के तटीय क्षेत्रों से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराया। चक्रवात रेमल के टकराने के एक दिन बाद भी बांग्लादेश के तटीय इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश जारी है। लाखों घरों में अभी बिजली गुल है। बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह में सेवाएं बाधित होने के कारण तटीय क्षेत्र में परिवहन भी प्रभावित हुआ है। बीते शुक्रवार पापुआ न्यू गिनी में भारी तबाही मची थी।
भयावह भूस्खलन के कारण पापुआ न्यू गिनी में 2000 से ज्यादा लोग जमीन के नीचे दफन हो गए। वहीं हादसे के बाद सरकार ने बताया कि उसने राहत कार्यों के लिए औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने पापुआ न्यू गिनी में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन से 670 लोगों की मौत होने की आशंका जताई थी। सरकार का आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी के आंकड़ों से करीब 3 गुना ज्यादा है। दक्षिण प्रशांत में स्थित द्वीप पापुआ न्यू गिनी में पिछले शुक्रवार हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस गांव में भीषण भूस्खलन की घटना हुई, वहां के लोगों का कहना है कि दहला देने वाली यह घटना जोरदार धमाके की तरह थी। सरकारी एजेंसियों द्वारा इस घातक भूस्खलन में 2000 से अधिक लोगों के जिंदा दफन होने की आशंका जताई जा रही है। रविवार को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख ने मरने वालों की संख्या 670 बताई थी। शुक्रवार तड़के गाँव में आई आपदा में हताहतों की सटीक संख्या बता पाना मुश्किल है। जीवित बचे लोगों को बचाने या शवों को मलबे से निकालने का प्रयास जारी है। कुछ स्थानों पर 10 मीटर से अधिक पड़े मलबों और पर्याप्त उपकरणों की कमी के कारण राहत और बचाव कार्य बाधित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग ने कहा कि प्रांत के मुलीताका क्षेत्र में भूस्खलन से 6 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी ने कहा कि 100 से ज्यादा घर, एक प्राथमिक विद्यालय, छोटे व्यवसाय और स्टॉल, एक गेस्ट हाउस और एक पेट्रोल स्टेशन जमींदोज हो गए। इस प्राकृतिक आपदा के कारण 1000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। बता दें कि पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित द्वीप है और भूस्खलन से प्रभावित इलाके इसके उत्तर में एंगा प्रांत के ऊंचाई वाले इलाके में है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में करीब 4000 लोग रह रहे थे। ये भूस्खलन शुक्रवार को स्थानीय समय अनुसार 3 बजे हुआ, जब अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे। पापुआ न्यू गिनी अक्सर ज्वालामुखी, भूकंप और समुद्री तूफान का शिकार रहा है। विश्व बैंक के अनुसार भाषाई तौर पर इसकी गिनती दुनिया की सबसे विविध देशों में होती है। यहाँ 800 से अधिक भाषाएं हैं। पापुआ न्यू गिनी की करीब 80% आबादी ग्रामीण इलाकों में बहुत कम या न के बराबर सुविधाओं के साथ गुजर बसर करती है। सुदूर पहाड़ी इलाकों में बहुत सी जनजातियां ऐसी हैं जो बाहरी दुनिया से कटी हुई हैं। ये लोग खेती के जरिए जीवन यापन करते हैं। साल 1906 में इसका नियंत्रण ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया को मिला और साल 1975 में ये देश ऑस्ट्रेलिया से भी पूरी तरह आजाद हो गया था। थाईलैंड की मूव फॉरवर्ड पार्टी की 31 वर्षीय सांसद को 2021 में दिए गए सरकार विरोधी भाषण के लिए 2 साल की सजा सुनाई गई। करीब 3 साल पहले विपक्षी सांसद चोंथीचा जंगरे ने सरकार के विरोध प्रदर्शन में राजशाही का अपमान करने वाला भाषण दिया था। इसी के साथ एक अन्य मामले में अदालत ने राजा महावजीरालोंगकोर्न के चित्र को आग लगाने का दोषी पाए जाने पर एक संगीतकार को 4 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि इन दोनों ही आरोपियों को थाईलैंड के लेस मैजेस्टे कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। इस कानून के अनुसार राजा या फिर राज परिवार के लोगों का अपमान करने के लिए अधिकतम 15 सालों की सजा होती है। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यूरोपीय देशों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए अब नजर डालते हैं यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की स्पेन दौरे पर हैं। स्पेन और यूक्रेन के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता हुआ है जिसके तहत स्पेन यूक्रेन को 1 अरब यूरो के सैन्य उपकरण उपलब्ध कराएगा। वहीं यूक्रेन को सहायता मुहैया कराने के लिए EU के विदेश मंत्रियों की एक बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित हुई। इस बीच रूसी सेना ने डोनेट्स्क और खार्किव क्षेत्र में एक गांव पर कब्जा करने का दावा किया है। वहीं रूस और बेलारूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। यूक्रेन के खार्किव में तेज होते रूसी हमलों के बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की स्पेन के दौरे पर पहुंचे। संघर्ष में रूस को उचित जवाब देने में विफल रहने के लिए वायु रक्षा प्रणाली और हथियारों की कमी की शिकायत करने वाले ज़ेलेंस्की ने द्विपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत स्पेन ने यूक्रेन को 1 अरब यूरो के सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने का वादा किया है। समझौते में यूक्रेन की प्रमुख क्षमता आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए जमीनी, हवाई, नौसैनिक और अन्य उपयोगों के लिए आधुनिक सैन्य उपकरण की आपूर्ति का भरोसा दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि रूसी सेना ने इस महीने यूक्रेन पर लगभग 3200 गाइडेड हवाई बमों से हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि इन हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास पर्याप्त वायु रक्षा मिसाइल नहीं है। हालांकि स्पेन के प्रधानमंत्री ने पैट्रियाटिक मिसाइल लॉन्चर देने से मना कर दिया। रूस हर महीने हमारे लोगों के खिलाफ करीब 3000 से अधिक हवाई बमों का उपयोग कर रहा है। अगले महीने इन बमों की संख्या करीब 3500 हो सकती है। इतनी संख्या में बमों को रोक पाने के लिए हमारे पास पर्याप्त वायु रक्षा मिसाइलें नहीं हैं। हम पैट्रियट मिसाइलों की खेप भेज रहे हैं। हम यूक्रेन के सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक गोला बारूद और लेपर्ड टैंक भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं। यह समझौता सैन्य, मानवीय और वित्तीय सहायता के दृष्टिकोण पर आधारित है। इस बीच रूसी सेना ने डोनेट्स्क और खार्किव क्षेत्र में एक गांव पर कब्जा करने का दावा किया है। उधर माइकोलाइव क्षेत्र में हुए रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल के कारण कॉफी शॉप और कार की दुकान में आग लग गई। इस बीच क्रेमलिन ने कहा है कि नाटो रूस के साथ सीधे टकराव की स्थिति में है। दरअसल रूस की ये टिप्पणी नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने नाटो देशों को पश्चिमी देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियारों का इस्तेमाल रूस के भीतर करने की सलाह दी थी। क्रेमलिन ने कहा है कि नाटो तनाव की तीव्रता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूक्रेन को सहायता मुहैया कराने के लिए EU के विदेश मंत्रियों की ब्रसेल्स में बैठक हुई। इस बीच लिथुआनिया ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता देने के लिए EU के फैसले को रोकने की हंगरी की आलोचना की है। लिथुआनिया के विदेश मंत्री ने कहा कि हंगरी के वीटो को रोकने के लिए कोई रास्ता खोजना होगा। हंगरी ने यूक्रेन को घातक हथियार मुहैया नहीं कराए हैं। उसका तर्क है कि ये कीव को हथियार देने की यूरोपीय संघ की नीति गुमराह करने वाली है। इससे युद्ध लंबा खिंच जाएगा।
I think we have to be transparent as to यूक्रेन पर यूरोपीय संघ के लगभग 41% प्रस्तावों को हंगरी ने अवरुद्ध कर दिया है। यूक्रेन से जुड़ी चर्चा को हंगरी ने बंधक बना रखा है। हमें इसे विदेशी मामलों में सार्थक भूमिका के लिए यूरोपीय संघ के किसी भी प्रयास के प्रति एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के रूप में देखना शुरू करना होगा। have been blocked by Hungary. उधर रूस और बेलारूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। यह अभ्यास 27 से 31 मई तक चलेगा। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को उज्बेकिस्तान के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समकक्ष शौकत मिर्जियोयेव से मुलाकात की। फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनका ये तीसरा विदेश दौरा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 3 दिवसीय जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर हैं। 24 सालों में जर्मनी की यात्रा पर जाने वाले मैक्रों पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है आगामी यूरोपीय संघ के चुनावों से पहले दोनों देशों के संबंधों को बढ़ावा देना। इस दौरान मैक्रों और उनके जर्मन समकक्ष फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर ने बर्लिन में स्थित होलोकॉस्ट मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने सामूहिक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मैक्रों ने यूक्रेन के लिए कम होते समर्थन के खिलाफ चेतावनी दी। और आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं अमेरिकाना सेगमेंट के जरिए अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों पर। और जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। कहीं बाढ़, कहीं भारी बारिश, तो कहीं आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। और अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको पापुआ न्यू गिनी के भयावह भूस्खलन की खबर भी बताई। इस कड़ी में अमेरिका के टेक्सास, ओक्लाहोमा और अरकानसस राज्यों में शक्तिशाली तूफान ने तबाही मचा कर रख दी है। यहाँ 2 बच्चों समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं तूफान की वजह से हजारों घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बिजली गुल हो गई। इसके अलावा तूफान से कई घर भी तबाह हो गए। पूरे क्षेत्र में रात भर खराब मौसम रहने के बाद आपातकालीन टीम गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए रवाना हुई। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।